हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में एक क्लास पहले ली है, वीडियो क्लास, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके उसका लिंक आपको भेज दिया गया था। आशा है आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी। अब चूंकि इतनी अनिश्चितता है कि कॉलेज कब लगेगा, क्लासेस कब होंगी, किसी को कुछ पता नहीं है, तो आप सभी घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो पहली क्लास जो हमारी समष्टि शास्त्र के अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र को लेकर हो चुकी है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब आपका जो टॉपिक हम उठा रहे हैं वह है ब्रांचेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं। अब आप सोचेंगे कि पहले तो इकोनॉमिक्स की शाखाएं थी, माइक्रो, मैक्रो, और अब जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र की शाखाओं की बात हो रही है। तो यस, ये सही है। दरअसल समष्टि अर्थशास्त्र की शाखाओं का मतलब यह है कि समष्टि अर्थशास्त्र में जिस किसी भी विषय का अध्ययन जब किया जाता है तो उसका अध्ययन करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे मेथड्स हैं, जिसको हम मेथड्स भी कह सकते हैं, शाखाएं भी कह सकते हैं। कि यदि हम किसी एक ही संतुलन बिंदु का अध्ययन करने वाले हैं तो उस संतुलन बिंदु का अध्ययन बिना अन्य आसपास वाले संतुलनों की तरफ देखे हुए या बिना उनको माने हुए केवल मात्र उसी संतुलन बिंदु की व्याख्या करती है। जो समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा वह अलग होती है। और यदि बहुत सारे या एक से अधिक संतुलन बिंदुओं की अध्ययन यदि किया जाता है तो जिसमें तुलना आ जाती है। हमेशा दो में तुलना, आप समझते हो, तुलना के लिए दूसरे का होना अत्यंत आवश्यक है। तो जब दो संतुलन बिंदु होते हैं तो दोनों की तुलना की जाती है, तो अलग समष्टि अर्थशास्त्र की ब्रांच होती है। और एक संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु तक पहुंचने में हमें समय लगा। यदि बिना समय लगे अध्ययन करते हैं तो अलग ब्रांच होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और समय लगा, माना 1 साल लगा 2010 से 2011 की राष्ट्रीय आय तक पहुंचने के लिए, तो दो संतुलन बिंदुओं के मध्य का जो मार्ग है वो हमने कितने उस 1 साल को कितने टुकड़ों में तय किया, कितना निवेश हुआ, कितनी बचत हुई, कितना उपभोग दर रही, ये सब जानने के लिए जिस ब्रांच का सहारा लिया जाता है वह अलग होती है। तो जैसे कि आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा है, ब्रांचेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं 3 तरह की होती है। नंबर 1, मैक्रो स्टैटिक एनालिसिस, इसको हिंदी में बोलते हैं समष्टि स्थैतिक विश्लेषण। आप हमेशा पेन और कॉपी लेके बैठें जब भी आप वीडियो क्लास अटेंड कर रहे हों, ताकि कुछ नोट करने की चीज़ हो और तो उसे नोट कर लें। और मेरा ये मानना है कि हमेशा ही विद्यार्थी को पेन और कॉपी लेकर ही बैठना चाहिए पढ़ते वक्त, ताकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में दिमाग से निकल जाती हैं, लेकिन उस पेन और कॉपी के माध्यम से उस कॉपी में हम उसे जब नोट करते जाते हैं और जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं उसी कॉपी से, तो वो चीज़ें वापस हमारे सामने जब आती हैं तो हमें सब याद आ जाता है। तो आप इसको लिख लीजिए, मैक्रो स्टैटिक एनालिसिस यानी समष्टि स्थैतिक विश्लेषण। नंबर 2 ब्रांच है मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस, समष्टि तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण। और तीसरी ब्रांच है मैक्रो डायनामिक एनालिसिस, समष्टि प्रायोगिक विश्लेषण। जैसा कि मैंने पहले बता चुकी हूँ, केवल मात्र एक संतुलन का अध्ययन करना हो तो मैक्रो स्टैटिक एनालिसिस, समष्टि स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत। दो संतुलन बिंदुओं की तुलना का अध्ययन करना हो तो मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस। और यदि दो संतुलन बिंदुओं के मध्य मार्ग का अध्ययन करना हो जिसमें समय तत्व आ जाता है, समयावधि को शामिल कर लिया जाता है, तो फिर मैक्रो डायनामिक एनालिसिस उसको कहते हैं।
अब हम इन तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे और रेखा चित्र या समीकरण जहाँ भी जिसकी भी आवश्यकता होगी हम देखेंगे। सबसे पहले उठाते हैं मैक्रोस्टैटिक्स एनालिसिस। इसमें जैसे कि आपने स्थैतिक शब्द से स्पष्ट हो रहा है, स्थित है जो, स्थैतिक स्थित है जो, यानी किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लीजिए अर्थव्यवस्था की कोई संतुलन स्थिति, जिसमें हम राष्ट्रीय आय उठा लेते हैं कि राष्ट्रीय आय जनवरी 11 2011 को इतनी थी। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने एक संतुलन बिंदु बता दिया और इतनी राष्ट्रीय आय में इतना उपभोग का योगदान था, इतना निवेश का योगदान था, इतना बचत का योगदान था और इस तरीके से संतुलन में राष्ट्रीय स्थापित हो गई। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिक या मैक्रोस्टैटिक एनालिसिस में जैसा कि नाम से ही समझा जा सकता है, स्टैटिक अर्थात जो स्थित है, किसी समय बिंदु पर उसका अध्ययन करना। जैसे किसी अर्थव्यवस्था में संतुलन वहाँ है जहाँ कुल मांग व कुल पूर्ति बराबर है। तो आप जानते हैं संतुलन यानी ई से जब हम रेखा चित्र बनाते हैं और दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वहाँ हम ई लिख देते हैं। कटान बिंदु ई का मतलब है संतुलन स्थापित होना, ठीक है, सामान्यतः उसका यही मतलब होता है। तो किसी अर्थव्यवस्था में संतुलन वहाँ होता है जहाँ कुल मांग व कुल पूर्ति बराबर हो जाती है। संतुलन के इसी बिंदु पर राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है। इस बिंदु के संतुलन की व्याख्या करना मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिक का काम है। इसे समझाने के लिए हम इक्वेशंस और डायग्राम्स की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी स्लाइड में प्रोफेसर कुरिहारा का एक कोटेशन दिया हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिक्स को समझाने के लिए। तो चूंकि आपके सामने दिया हुआ है, आप इसे इंग्लिश में दिया हुआ है, मैंने इसको हिंदी में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप जब अपने नोट्स तैयार करें तो कुरिहारा की इस परिभाषा को शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपका एक संदेह क्लियर कर देती हूँ। किसी भी माध्यम, चाहे हम हिंदी माध्यम के हैं, फिर भी हम अपने उत्तर में किसी अर्थशास्त्री के नाम, कोटेशन या परिभाषा को एज इट इज इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास में बंद करके दे सकते हैं। इससे हमारे नंबर कटते नहीं हैं, बल्कि कुछ अधिक प्रभाव पड़ता है कि हमने हिंदी माध्यम का विद्यार्थी होते हुए भी एग्जैक्ट जैसा अर्थशास्त्री ने कहा वैसी की वैसी परिभाषा याद की और उसे अपने उत्तर में शामिल किया। तो आप इस तरीके से इसे शामिल कर सकते हैं। मैं आपको इसको पढ़ के सुना देती हूँ। इफ द ऑब्जेक्ट इज टू शो ए स्टिल पिक्चर of the economy as a whole, the macrostatic method is the appropriate technique. For this technique is one of investigating the relations between macro variables in the final position of equilibrium without reference to the process of adjustment implicit in that final position. यानी कि इस अंतिम संतुलन बिंदु की व्याख्या करना समष्टि स्थितिकी का काम है, जो विभिन्न वेरिएबल्स के आपसी संयोग के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है और अब इसमें परिवर्तित होने की कोई इच्छा विद्यमान नहीं है। इस संतुलन बिंदु की व्याख्या करना मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिक या समष्टि स्थितिकी का काम है। तो नेक्स्ट इसी को समझाने के लिए आपके सामने स्लाइड में एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें कुछ संकेतांक दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, y अक्ष पे इनकम लिखा है और x अक्ष पे ऊपर C और I लिखा है। C जो है वो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय, और I जो है वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, निवेश व्यय। C और I दोनों जो है अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्रों से आते हैं,
तो सरलता की दृष्टि से हम मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में दो ही क्षेत्र विद्यमान हैं। तो सी जो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो एक हाउस होल्ड सेक्टर से आता है, और आई जो है निवेश मांग जो है वो जिसको अपन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो बिजनेस सेक्टर से आती है। बाकी भी अर्थव्यवस्था के दो और क्षेत्र होते हैं, सरकारी क्षेत्र और विदेशी शेष विश्व क्षेत्र, लेकिन हम उनको स्थिर मान रहे हैं। मान्यता यहाँ ये ले रहे हैं कि माना दो ही क्षेत्र विद्यमान है। तो जब दो ही क्षेत्र विद्यमान है तो एक कुल मांग फलन होगा और एक कुल पूर्ति फलन होगा। तो कुल पूर्ति फलन यहाँ पे 45 डिग्री जो एंगल पे जो लाइन है वह आपका कुल पूर्ति फलन है। और ये जो होता है वो C+S, हालांकि इसमें लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए। एक डायग्राम इस तरीके का सेम बनाइए, 45 डिग्री लाइन खींचिए और उसके आगे y = C+S लिख लीजिए, और उसके ये कुल पूर्ति रेखा होगी आपकी, और जो कुल मांग रेखा है वह है C+I, जो एक दूसरे को E बिंदु पे काट रही है। इसके नीचे एक और लाइन दी हुई है जो कि C है, जो कि उपभोग फलन है, कंजप्शन फंक्शन है। इसके बारे में हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी जो हम जानना चाह रहे हैं वो ई के बारे में, अध्ययन जो करती है मैक्रोस्टैटिक एनालिसिस, संतुलन स्तर ई के बारे में जो व्याख्या करती है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो ई बिंदु पर जब कुल पूर्ति रेखा 45 डिग्री लाइन जो कि जिसको हम y = C+S कहते हैं, S यानी बचत, और C+I कुल मांग रेखा है जिसे हम C+I रेखा के माध्यम से दिखा रहे हैं, जब दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काटती है, संतुलन में आय निर्धारित हो जाती है नीचे y अक्ष पे OY, x अक्ष पे OY के बराबर आय निर्धारित हो जाती है। तो इसी केवल मात्र इसी संतुलन बिंदु की व्याख्या करना समष्टि स्थितिकी विश्लेषण की विषय वस्तु है। तो नेक्स्ट जो है हम आगे बढ़ते हैं दूसरे मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस की तरफ। तो इसमें उदाहरण वही लिया है, कुल मांग फलन और कुल पूर्ति फलन, लेकिन अब हमारे पास जो कुल मांग रेखाएं दो हैं, जिसमें कि परिवर्तन के बाद दूसरी रेखा में प्राप्त होती है। परिवर्तन किसमें? यदि मान लीजिए निवेश में वृद्धि होगी अर्थव्यवस्था में, तो जो संतुलन आय का स्तर था OY0 पहले वाला, वह बढ़कर जो है वो OY2 तक पहुंच जाएगा। तो OY0 से OY2 तक के का जो सफर है, उस सफर की पूरे की व्याख्या करना तो तीसरी शाखा का काम है, जो कि मैक्रो डायनामिक एनालिसिस कहलाएगी। लेकिन बिंदु, पहला संतुलन बिंदु E0 और दूसरा संतुलन बिंदु जो E1 है आपका, वहां उन दोनों संतुलन बिंदुओं की व्याख्या या तुलना करने वाली जो समष्टि शास्त्र की शाखा होगी वह मैक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस कहलाएगी, या दोनों संतुलन बिंदुओं का अध्ययन इस ब्रांच के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें हम ये बताते हैं कि किस तरीके से प्रारंभ में एक संतुलन बिंदु प्राप्त हुआ और कुल मांग और कुल पूर्ति वक्र दोनों एक दूसरे को E0 पे काटते हैं। लेकिन जब अर्थव्यवस्था में निवेश का स्तर बढ़ा दिया जाता है, जो कि डेल्टा I के रूप में आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड में, तो जो कुल मांग रेखा है वो ऊपर की तरफ विवर्तित होकर C+I+ डेल्टा I के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जहां नया जो संतुलन बिंदु है वो हमें प्राप्त हो जाता है E1। तो E0 और E1 की तुलना करना जिस समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा की विषय वस्तु है उसे हम समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी विश्लेषण कहते हैं। तो इस तरीके से आपकी दूसरी ब्रांच भी क्लियर हो गई। और तीसरी शाखा है मैक्रो डायनामिक्स। डायनामिक्स को हिंदी में हम प्रावैगिकी कहते हैं, जहाँ गति शामिल हो जाती है, जहाँ रेट्स, दरें शामिल हो जाती हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करूँ तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दो संतुलन बिंदुओं के मध्य यदि समय को शामिल कर लें, माना राष्ट्रीय आय प्रति वर्ष काउंट की जाती है और
दो संतुलन बिंदु मान लीजिए जनवरी 2010 और जनवरी 2011, ये दो समय बिंदुओं के मध्य एक समय अवधि है पूरी एक साल की। उसके दौरान किस किस तरीके से किस किस महीनों में कितनी बढ़ी, किस वजह से बढ़ी, निवेश कितना बढ़ा, उस वजह से उपभोग कितना बढ़ा, उपभोग बढ़ा यानी आय, लोगों की आय बढ़ी तो पुनः लोगों ने बचत की, वो बचत बाजार में पहुंच गई निवेश के रूप में और पुनः आय बढ़ी। तो जो टोटल आय बढ़ी जनवरी 2011 में, वह कई अंशों में बढ़ी। उन समस्त अंशों का पूरे मार्ग का अध्ययन करना मैक्रो डायनामिक एनालिसिस की विषय वस्तु होती है। तो इस तरीके से समष्टि अर्थशास्त्र की तीनों ब्रांचेस के बारे में हमने पढ़ा। और आपके पास ये पीपीटी प्रेजेंटेशन हमेशा रहेगा यूट्यूब पे। आपको जब भी पढ़ना हो आप इसको खोल के पढ़ सकते हैं, अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। और जब आपके पास बुक्स अरेंज हो जाएं समष्टि अर्थशास्त्र की कोई किताब, यदि आप लाइब्रेरी आ सकें, जब कॉलेज खुलेंगे, जब आएंगे आप, तब आपको इशू कर दी जाएगी, या कहीं बाजार से खरीद सकें, तो फिर आप अपने नोट्स क्लास के बाद अपनी बुक के मदद से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम उठाएंगे वह होगा राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत लंबा चलने वाला टॉपिक है, बहुत ही गहराई लिया हुआ टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं आपके। उनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।